नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी। आजकल हम देख सकते हैं कि हम तर्क की बात करते हैं कि हर चीज़ में हम तर्क ढूंढते रहते हैं कि ये इन्होंने ऐसा कहा, पर क्यों कहा? उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? या हम उस विषय में कुछ और सोच सकते हैं। तर्क अच्छी बात है, तर्क आपको विकास की सीढ़ी देता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, आस्था यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। आज हमारे बीच में है, लगातार पिछले 7 वर्षों से सतत सुश्रुत संहिता का अध्ययन कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं सर वैद्य श्री संजय भोई सर, मेरे गुरु। और मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मैं सर से बात कर पा रहा हूँ, और मुझे लगता तो नहीं है कि मैं इस योग्य हूँ, पर एक कोशिश हम इस विषय में कर रहे हैं ताकि आप तक वो सही चीज़ हम पहुँचा सकें जो आपको एक वैद्य के नाते या एक रोगी के नाते या एक व्यक्ति के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति के नाते जाननी चाहिए कि क्या आप आयुर्वेद से किस तरह से खुद को जोड़ सकते हैं। नमस्कार सर। प्रणाम। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। सर, जैसे आपने अभी हमने ये बात करी कि आप लगातार पिछले 7 वर्षों से सतत अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत से विद्यार्थियों को अभी जानकारी है नहीं, तो इस विषय में आप थोड़ा सा टिप्पणी देंगे? ये किस्सा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि किस्सा उसे कहते हैं जिसको जी के फिर भूल जाया जाए। इसको किस्सा नहीं कहेंगे, बट एक ऐसी घटना जिसने मेरे जीवन को पूरा एक 360 टर्न दे दिया। मैं जब पीजी कर रहा था तब एक सेमिनार में एक वैद्य से मिलना हुआ जो पिछले 12 सालों से चरक संहिता, महाराष्ट्र से है मैम वो, 12 सालों से, तब 2016-17 की बात है ये, तब उनका 12 साल का नित्य प्रति पारायण चलता था चरक संहिता का। उनका नाम है वैद्य जयश्री कुलकर्णी मैडम, जो ये करते थे। मतलब एक सेमिनार में उनसे एक बार सुनने को मिला सिर्फ ऊपर से, और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि कितना बढ़िया है कि हम संहिता का सानिध्य हर रोज़ कुछ क्षण के लिए भी ले सकते हैं। तो बस तब से विचार शुरू हुआ और ये जर्नी मेरी शुरू हुई। पर उसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पारायण मतलब अलग चीज़ है, ये है वो है। पारायण बहुत अलग तरीके से किया जाता है, पर ये जो नित्य प्रति पठन है, संहिता का पठन है, हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है, उसमें सिर्फ एक ही नियम है कि हर रोज़ आप पढ़ेंगे, एक श्लोक पढ़ेंगे जी, और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रोज़ उसको आगे ही बढ़ाना है। मैडम ने मुझे बहुत क्लियर कट एक चीज़ बताई थी कि जब तक एक श्लोक को पूरा घोल के आप पी ना जाओ तब तक आगे नहीं बढ़ना है। मतलब एक भी शब्द में, एक भी जगह पे अगर आपको कोई भी संशय मिले तो आपको जब तक वो समझ ना आए तब तक उसको बार बार 1000 बार रिपीट मोड पे पढ़ना है। तो जब मैंने मतलब उनसे मेरी बात हुई थी तब वो लगभग, मुझे एग्जैक्टली तो अभी याद नहीं है, बट वो सूत्र स्थान के कुछ 12वें 13वें अध्याय के आसपास में थे, वात कला कलिय के आसपास में थे, ऐसा मुझे रफली याद है। तो वहाँ से वो प्रेरणा स्रोत बने और ये मेरी जर्नी शुरू हुई। तो अभी विगत 6 साल पूरे हुए और 7वां साल शुरू हुआ मेरा सतत अध्ययन का। हर रोज़ एक श्लोक को इस तरह से पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक उसकी सारी चीज़ें आपको सारे मतलब फुल डायमेंशन में वो आपको समझना है। वो साइंटिफिक हो, वो आयुर्वेदिक हो, वो संस्कृत हो, लिटरेचर का पार्ट हो, मेडिकल का पार्ट हो, कुछ भी हो, सुश्रुत ने कोई भी चीज़ उस शब्द को तोड़ के मरोड़ के जितना भी समझ में आए तब तक वो आगे नहीं बढ़ाना है। तो मैं मेरी बात करूँ तो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, फिर भी अभी सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के 13वें अध्याय पर ही हूँ। 13वें अध्याय का अभी 8वां श्लोक चल रहा है और एक एक श्लोक लगभग 1.5-2 महीने 4 महीने, मुझे याद है सुश्रुत का 4था अध्याय जो है वो 4था अध्याय मेरा लगभग मतलब 8-9 महीने से भी ज़्यादा लंबे समय तक चला था। बल्कि सबको मतलब ये पता है कि सुश्रुत संहिता का वो 4था अध्याय बहुत ही छोटा है, पर वो लगभग मेरा 7-8 महीने तक चला था। तो एक श्लोक बार बार पढ़ना है जब तक वो समझ ना आए, उसको हम नित्य पठन की कैटेगरी में लेते हैं। एक शब्द भी हो तो उसको भी उतना ही वेटेज देना है जब तक वो समझ ना आए। जैसे वात हुआ, समीर हुआ, तो ये अलग अलग शब्द समानार्थी तो है, सिनोनिम्स तो है, बट दैट इंडिकेट समथिंग वेरी डीप जो कि हम लिटरेचर या फिर संस्कृत को समझने में
गलती कर लेते हैं इसको या फिर वहाँ उसको मिस इंटरप्रिट कर लेते वहाँ हैं। वाद क्यों कहा गया, यहाँ एग्जैक्टली, समीर क्यों यस कहा गया। यस। जी, तो अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो कई व्याधियाँ होती हैं जिनमें भी अलग अलग चीज़ों को एक अलग अलग नाम दिए गए हैं, पर उसको अगर हम एज अ होल देखें तो वो बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ होती है। अगर हम ब्लड को ही ले लेते हैं, अगर हम ब्लड को एज अ रक्त देख रहे हैं, तो आयुर्वेद में बहुत अलग अलग जगह उसको अलग अलग नामों से वर्णन किया गया है। तो उसके विषय में हम क्या बात कर सकते हैं? है ना, बहुत मतलब रक्त के जो अलग अलग सिनोनिम है वो रक्त की अलग अलग अवस्था बताते हैं। जी। एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं तो जहाँ पर भी एबनॉर्मालिटी या फिर जहाँ पर भी रक्त के वहन की बात आएगी, अति वहन या फिर अति प्रवृत्ति की बात आएगी, वहाँ पर रक्त का अश्रुग शब्द आता है। वहाँ पर रक्त धातु ऐसा नहीं बोला जाता। अप्राकृतिक स्थिति में जब वो प्रवाहन होता है तब, इसीलिए योनिगत रोग या फिर गायनेकोलॉजिकल डिसीज में जो एक अश्रुग दर संज्ञा दी गई है, वहाँ पर उसको नामकरण अश्रुग दर दिया गया है। कहीं और जब रक्तपित्त बढ़ते हैं तब उसको अधोग रक्तपित्त की कैटेगरी में लिया जाता है। तो दो अलग पैथोलॉजी को इंडिकेट करते हैं, वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सिमिलरली एक दूसरा शब्द है रक्त का विच इज शोणित। तो शोणित से हम सामान्य जो रक्त धातु या फिर जो ब्लड कंपोनेंट की या ऐसी बात करते हैं, वो शोणित वहाँ पर नहीं समझना चाहिए। शोणित का मतलब रक्त का जो द्रवत्व है उससे थोड़ा सा गाढ़ा, मतलब जो जमने की स्थिति में है, जेली जैसा स्ट्रक्चर। इसीलिए जहाँ पर रक्त से मतलब रक्त के पार्ट से, शोणित से एक नए जीव की उत्पत्ति, शुक्र शोणित संयोगित। तो शोणित वहाँ पर है तो वो आर्तव या रक्त वो नहीं, पर एक ऐसा पार्ट जो अभी जमने के लिए यानी कि एक घनीभूत होने की प्रोसेस में है, वैसे रक्त को शोणित संज्ञा दी जाती है। और इस तरह से सारे के सारे सिनोनिम को हमें समझना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बस यही हम पाठन में करते हैं हर रोज। मतलब जैसे हम धातु पर अगर बात कर रहे हैं तो धातु पर दोषों के प्रभाव से हम इसको समझ सकते हैं। हाँ, पर धातुओं पर धातुओं के भी प्रभाव उसी तरह से होंगे। अच्छा। सिर्फ दोष धातु मल नहीं, ये तो बेसिक एक संज्ञा है कि दूषयन्ति इति दोषा धारणात इति धातव मलिनीकरणात मल, बराबर। तो इसको हमने संज्ञा तो दी क्योंकि प्राकृत तरह से दोष यानी वात पित्त कफ, बराबर, जो कर्म करेंगे वो। धातु मतलब रसादी सप्त धातु, बराबर। पर जहाँ पर वात अपना प्राकृत कर्म कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर कहीं कहीं संहिता में आप टीका या शब्द पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 13 धातुओं की बात करी गई है। सप्त धातु तो है ही, पर 13 धातु। जब वात पित्त कफ भी शरीर का धारण पूर्ण कर रहे हो तब वो दोष नहीं बल्कि धातुओं की संज्ञा में आएंगे। मतलब उनकी जो उपस्थिति है या उनका स्वभाव जो है या फिर उनके कर्म जो है उसको हम धातु की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। रसादी धातु जो है वो भी अगर शरीर को मलिनीकरण कर रहे हैं, इसलिए रक्त विस्रावण है, बराबर। तो जब वो रस या रक्त या अस्थि मज्जा शरीर को बिगाड़ रहे हैं तब वो मल की स्थिति में जाते हैं, तब उसको मल रूप रस कहा जाता है, जिसको हम कफ बोलते हैं, जो बाहर निकलता है एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे हम बाहर निकालते हैं खांसी के बाद। तो वो मल रूप रस है। जो धातु रूप रस है उसका कर्म तो प्रीणन है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बट हमने उसको तोड़ मरोड़ के बहुत क्लिष्ट बना दिया। तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और बेसिक जो चीज़ें हमें पढ़ाई गई है उसके छोटे छोटे स्वरूप, जैसे मैंने बताया कि धारणात धातु मलिनीकरणात् मल, जो मलिनीकरण करता है, शरीर को मलिन करता है, धातुओं को मलिन करता है, वो सभी मल की कैटेगरी में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। वो वात पित्त कफ भी अगर मल रूप है, अपान जैसे बिगड़ा है, तो अपान प्राकृत अपान न होके विकृत अपान हुआ, वो मल रूप अपान है, ऐसा समझना चाहिए। उसको हम सामान्य स्थिति में नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। एज अ वैद्य एटलीस्ट हम नहीं माने चाहिए। अगर प्रैक्टिस करनी है तो कभी नहीं मानना चाहिए। तो रोग वैशेषिक चिकित्सा नहीं, दोष वैशेषिक चिकित्सा कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हम उस पर ही हमें काम करना चाहिए एज अ वैद्य। अगर हम जैसे बात करें नॉर्मल सामान्य जनता के लिए जो आयुर्वेद के इतने क्लिष्ट शब्दों को नहीं समझते हैं, तो उनको हम किस तरह से समझा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से नहीं करनी चाहिए, या बेसिक प्रोटोकॉल आपको समझना चाहिए कि जैसे विदेशों में
हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सारे देश आज भी, तिब्बत हो गया, आज भी प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तौर पे अपनी जो उनकी कल्चरल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको ही अपनाते हैं। वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ऐसा सुना है कि पहले वो उसी को करते हैं, उसके बाद वो अदर पैथीज़ में या अदर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या आयुर्वेद में भी इस तरह का कुछ होना चाहिए? एज अ वैद्य मैं डेफिनेटली कहूँगा कि होना ही चाहिए, बिकॉज गुजराती में हम लोग एक कहावत को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, मानते भी है कि माते माँ बीजा बधा वन वगड़ा नवा, मतलब माँ वो माँ ही है, मतलब वो माँ का काम ही करेगा। तो आयुर्वेद हमारी जननी है, आयुर्वेद भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का पार्ट है। आयुर्वेद शुड बी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो फर्स्ट चॉइस होनी ही चाहिए वैद्यों की भी, और जो वैद्य नहीं है सामान्य जनता उनकी भी यही होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में अथ से इति सब चीज़ों की ट्रीटमेंट बताई गई है। बस एक कंडीशन ये है कि आप कब आयुर्वेद को अप्रोच करते हैं। आपको जब चीज़ें बिगड़ना, सामान्य लक्षण दिखना शुरू होते हैं और आप उसको इग्नोर करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल सिंपल, आपको सर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो रादर देन थिंकिंग अबाउट द अंडरलाइंग कॉज, आप अगर उसको ट्रीट करने के लिए सिंपल पेन किलर ले रहे हैं बिकॉज इट इज़ ईजी टू अडॉप्ट, और वो परसिस्टेंट अगर रहता है तो वो एक कॉम्प्लिकेशन दवाई का भी आएगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और साथ ही साथ जो सामान्य से दिखने वाले रोग है वो भी कभी ना कभी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि अननोइंगली यू आर नर्चरिंग द सेम अंडरलाइंग कॉज, क्योंकि आपने उसको तो ट्रीट नहीं किया। बिल्कुल। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जैसे अभी टीनेज या जेनजी जनरेशन या फिर हम सब लोग लुक को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोग एक अलग अलग तरह की हार्श केमिकल वाली बालों की ट्रीटमेंट कराते हैं, और ऑयली चिपचिपा वो पसंद नहीं है, इसलिए वो तेल चंपी नहीं करते हैं। तो वो इनिशियल डेज में जब आप टीन एज में हैं तब अगर ये शुरू करते हैं, तो जब थोड़ा समय बढ़ जाता है या फिर आपकी प्रकृति जिस तरह से है, मतलब अगर बात प्रकृति है तो यू आर मोर प्रोन टू गेटिंग अफेक्टेड विथ रुक्षता एंड ऑल, तो वो चीज़ अलग हो जाएगी। पित्त है तो अलग तरह से, तो मतलब कफ, किसी को 2 महीने में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को 6 महीने या किसी को 2-4 साल के बाद भी, बट होगा ये डेफिनेट है। मतलब अगर आप बालों में तेल नहीं लगाते और इनिशियली अगर आपको सरदर्द शुरू होता है, तो आपको बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, शरीर में जो वायु की वृद्धि हुई है ड्यू टू दैट रुक्ष गुण, आपको तेल से स्नेहन करना है, मतलब आपको तेल से चंपी करनी है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर घर में सबसे पहले यही चीज़ एडप्ट की जाती है, अगर बच्चा मान जाए तो। बट जो जनरेशन नहीं मानती है या फिर जो बड़े भी हैं, पर तेल, मेरे पास एक पेशेंट आया था, मुझे वो सबसे ज़्यादा याद है, क्योंकि उसने लगभग, उनकी एज तो पोस्ट मेनोपॉजल थी जब मेरे पास आए थे, बट उन्होंने जब बच्चे थे तब एक तेल के रिएक्शन की वजह से उन्होंने सर में तेल डालना ही बंद कर दिया था, और खाने में भी ना स्नेह का प्रयोग, कोई स्नेह का प्रयोग नहीं। तो प्रभुत्ववाद की कंडीशन आती ही है, वो संप्राप्ति कभी ना कभी बढ़ती ही जाएगी, वो आपको नहीं पता है कि वो क्या किस रूप में आपके सामने आएगी, पर वो आएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। तो सिंपल फंडा, सिंपल चीज़ें अपनी रूटीन में फॉलो करना, वो मेरे हिसाब से बड़ा सॉल्यूशन है। और जहाँ तक बात आयुर्वेद की आती है, मैंने जैसे बोला कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, और उसके लिए आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद को चूज़ करना चाहिए। तो कई लोगों का सवाल रहता है कि आयुर्वेद कहाँ सब चीज़ों की कहाँ उस पर बात कर रहे हैं, वहाँ पे कहाँ सारी चीज़ें आई, अभी एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, इमरजेंसी है, कार्डियक अरेस्ट हुआ या कुछ और चीज़ें हुई, तो मेरा उन लोगों से यही जवाब रहता है कि ये सब चीज़ें देन किसकी है। कार्डियक इश्यूज की वजह से डेथ होना, ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल ही तो है। आयुर्वेद में तो रोगों की बात बाद में आती है, क्योंकि हमारा प्रयोजन ही सबसे पहले जो शुरू होता है, हमारे 2 प्रयोजन है आयुर्वेद की। पहला जो है दैट इज स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब कि स्वस्थ जो इंसान है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, मतलब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। तो आपको जो दिनचर्या बताई जाए, आपको जो ऋतुचर्या बताई जाए, आपको जो वेग विधारण बताया जाए, आपको जो सदवृत्त बताया जाए, ये 4 चीज़ें आप 4 अलग अलग लेवल की चीज़ों के लिए समझेंगे तो
आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही आपको कार्डियक इश्यू होंगे, ना ही आपको दूसरी कोई चीज़ें होंगी, बराबर। तो इमरजेंसी आने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, सबसे पहली चीज़। और अगर आता भी है तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जिससे हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से यहाँ पर बताना चाहूँगा कि किडनी स्टोन या कॉलिसिस्टाइटिस या कोई अलग तरह का डिस्मेनोरिया यानी कि माहवारी के दौरान होने वाला दर्द, ऐसी सब एक्यूट चीज़ें, उसकी ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताई समझाई गई है, जिसमें हम विद्धकर्मा कह सकते हैं, स्नेहपान कह सकते हैं, स्वेदन कह सकते हैं, और बहुत सारी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल कॉज या फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट के दौरान आप कॉज बाहर पे ढूंढ लीजिए उसकी शॉर्ट या परमानेंट ट्रीटमेंट करनी है तो, क्योंकि संप्राप्ति के बिना तो दवाई देना पॉसिबल नहीं है, बट इमरजेंसी जब आ रही है तब ये कुछ भी करके, रक्तमोक्षण करके भी आप डिस्मेनोरिया को ठीक कर सकते हो, रक्तमोक्षण करके पॉलिसिस्टाइटिस या गैस्ट्राइटिस का पेन ठीक किया जा सकता है। एक्यूट हेडेक या माइग्रेन अटैक जो होते हैं उसमें भी रक्तमोक्षण अगर किया जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट तुरंत ही मिलता है। पेन किलर्स 5 से 10 मिनट लेते हैं इफेक्ट देने के लिए, रक्तमोक्षण या विद्धकर्मा आप करते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप उससे निजात पा सकते हैं। बट ये चीज़ है कि आपको सबसे पहले आयुर्वेद के पास जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता कि आयुर्वेद में इस सब चीज़ों की ट्रीटमेंट बताई गई है। बहुत एक मिसकंसेप्ट भी है कि आयुर्वेद बहुत देरी से काम करता है। आयुर्वेद देरी से काम नहीं करता, आयुर्वेद तो बहुत अच्छे से काम करता है। अपने फलस्वरूप उन्होंने जो चीज़ें बताई है उस तरह से वो काम करता ही है, दैट इज़ फॉर श्योर। बट हम उससे अप्रोच बहुत लेट करते हैं, तो हम पहुंचने में लेट कर रहे हैं। हाँ, सफर शुरू की बात है कि मैं गीता को बहुत अच्छे से मानता हूँ, महाभारत पढ़ा हूँ, तो मुझे ये बहुत ही मतलब प्रसंगोचित है, इसलिए मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, तब उसने सबसे मदद मांगी, क्योंकि उसको लगता था कि वो हैंडी है, इजी टू अप्रोच है। बिल्कुल सभागार में बैठे हैं तो उन सबसे मांगा, जिससे हो सकता था, जिससे नहीं हो सकता था। जितने भी लोग थे, उनके पति थे, भीष्म पितामह थे, सब जितने भी ससुर, काका ससुर जितने भी थे, उन सब से उन्होंने मदद मांगी। आखिर में कुछ नहीं हुआ तो लास्ट सॉल्यूशन वो आया। यहाँ पर एक दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि जब कोई रास्ता नहीं दिखता और हमारा खुद का दिमाग भी काम नहीं करता, तब हमारा दुश्मन जो है वही हमें याद दिलाता है कि हमें किसे अप्रोच करना है। क्योंकि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो महाभारत में उल्लेख दुर्योधन ने उनको याद दिलाया था कि याद कर उस ग्वाले को, जिसने तुझे बोला था उसे याद कर। तो यही बात है कि आयुर्वेद लास्ट ऑप्शन भी जब आता है तब भी आपको आपके दुश्मन ही याद दिलाते हैं कि अब आप आयुर्वेद को अप्रोच करिए। और बात तो हमें पता ही है कि कृष्ण ने कैसे द्रौपदी की मदद की थी, उसी तरह से आयुर्वेद डेफिनेटली आपकी मदद करेगा। बट हाँ, एक श्रद्धा चाहिए, एक समर्पण चाहिए। जब तक द्रौपदी के चीरहरण हो रहे थे, जब तक उन्होंने कृष्ण को पुकारा नहीं था, तब तक उनके हाथ ऐसे थे। हम चित्र वगैरह जो देखते हैं वो, मतलब मुझे नहीं पता, मैं शायद सही ना भी हो, बट मैंने जो चित्र देखे हैं वो उसका इंटरप्रिटेशन मैं भरोसे के नाते इस तरह से करता हूँ कि द्रौपदी तब अपने शरीर को बचाना चाहती थी, इसलिए उनके हाथ ऐसे थे। और जिस दिन उन्होंने समर्पण कर दिया, कृष्ण को बुलाया और उनको पता चला कि मैं बुला रही हूँ तो वो सखा नहीं आएगा, ऐसा बनेगा नहीं, तो वो जो समर्पण है, जो भरोसा है, वो ऐसे कर दिया। ये हाथ जो खड़े हो ना, वही आपकी शरणागति है। तो हम और वो कृष्ण के साथ साथ मेरे हिसाब से जब आप रोगग्रस्त हैं या किसी मुसीबत में हैं, शरीर की, मन की, तो वो कृष्ण हमारे आयुर्वेद है। तो हम कह सकते हैं कि जो वो सुप्रीम पावर कृष्ण ने उनको साड़ी दी, वैसे ही सुप्रीम पावर ब्रह्मा जी ने हमें आयुर्वेद दिया है। तो हमें उसी तरह से उस सुप्रीम पावर की रिस्पेक्ट करते हुए उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एज अ वैद्य हमें उस चीज़ को समझाने की भी ज़रूरत है कि हम किस चीज़ से लैक हो रहे हैं, क्या लैक होना है हमारे पास जो होते हुए हम उस चीज़ के लिए हम भाग रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। उनका लाइफस्टाइल है उसको फॉलो कर रहे हैं, देर रात तक जागना, उनका बताया हुआ खाना खाना, ये सारे हमारे में अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति में वो सर है नहीं, पर हम फिर भी उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ख़राब होती चली जा रही है, तो उसका कारण हम खुद ही हैं। हम स्वयं ही परेशान हैं और हम स्वयं ही रो रहे हैं। तो
इसको उस तरह से हम देख सकते हैं। यस। तो जैसे कुछ और एक दो प्रश्न हैं कि जैसे अगर हम देख रहे हैं कि आजकल जो ये बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, पहले भी बीमारियां तो होती होंगी पर अभी बढ़ रही हैं, ज़्यादा हो रही है। इसका जो एक जनरेशनल गैप है, आज की डेट में आप देखेंगे कि बहुत से माता पिता बहुत ही ज़्यादा उम्र होने के बाद माता पिता बन रहे हैं, क्योंकि शादी इतना ज़्यादा लेट हो रही है और सारा कुछ है। तो क्या इसका एक बहुत बड़ा कारण ये जनरेशनल गैप हो सकता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं या वो समझा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को? मेरा मानना ये है कि समझ नहीं पा रहे, जब समझा नहीं पा रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमने हमारी ट्रेडिशन में क्या चीज़ एक्सेप्ट करी है और क्या चीज़ हमें दी गई है। सो कॉल्ड जो मिडल एज लोग आए हमारी लाइफ में, वो चाहे कोई भी फील्ड में हो, हमारे घर की बात करें, मतलब हमारे पर्सनल लाइफ की बात करें, या फिर हमारे प्रोफेशनल लाइफ में जो बीच की कुछ 30-35 साल वाली जो पीढ़ी रही, उन्होंने बहुत से मॉडर्नाइजेशन को बहुत ही बिना सोचे समझे, बहुत एक बोल सकते हैं ना कि वो बहुत झटके से उसको एक्सेप्ट किया। ड्यू टू दैट इन्फ्लुएंस हम जिस पीढ़ी की अभी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो तो बहुत सुलझी हुई, बहुत ही क्लियर और कॉन्फिडेंट है वो, और वो जा भी रही है क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें देखी हुई है, भूली हुई है। जो पीढ़ी ने हमारे हाथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल थमाई थी, जिन्होंने बोला कि ये ट्रेडिशन फालतू की चीज़ है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, जो विरोधाभासी एग्जैक्टली। तो हमारे ऊपर वाली जो जनरेशन, हमारे दादा वाली जो जनरेशन थी ना, वो बहुत ही रिलीजियसली बहुत सी सारी चीज़ों को फॉलो करवाती थी। बीच वाली जनरेशन विद्रोही वाली आई, जिसने वो सारे रिचुअल्स तोड़ दिए और हमारे हाथ में एक अलग चीज़ थमा दी। पर हमारी जो जनरेशन है, उसने उस चीज़ को मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया है, बिकॉज मेरी ओपीडी में मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जेंजी, मिलेनियल्स, ये सब लोग ही आ रहे हैं आफ्टर चूजिंग आयुर्वेदा एज देयर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। और फॉरेन कंट्रीज की भी अगर हम बात करें, तो फॉरेनर्स में, मैं फॉरेन पेशेंट को भी डील करता हूँ, केटर करते हैं उन लोगों को भी। तो फॉरेनर्स जितने भी होते हैं, वो लोग आपको, हमारे यहाँ उल्टा है कि आपको कंसल्टेशन फीस नहीं देनी, सिर्फ मेडिसिन लेनी है, तो मेडिसिन के प्राइस देने हैं। तो हमारे यहाँ उल्टा ट्रेंड है कि कंसल्टेशन कम और मेडिसिन के चार्ज ज़्यादा। बट फॉरेन में इससे उल्टा चलता है कि उनको मेडिसिन नहीं लेनी, आप कंसल्टेशन चाहे पूरा का पूरा ले लो या उससे भी ज़्यादा ले लो, बट वो आपको 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, कभी कभी 2-2 घंटे तक आपको अच्छे से बोले ना उधेड़ेंगे, एकदम वो छान के, और आपको घोल के पी जाएंगे वो लोग। मुझे क्या करना है, कितने बजे उठना है, क्या 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 किस तरह से मैं करूँगा, वो सारी चीज़ें मुझे बताइए। व्हाई आई एम सफरिंग फ्रॉम सच सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विथ माय लाइफस्टाइल, उसको करेक्ट करिए। तो जहाँ से हम मॉडर्नाइजेशन एडप्ट कर रहे हैं, अभी तो वो लोग सारा चोला छोड़ के फिर से आयुर्वेद की तरफ ही देख रहे हैं और उसी को एडप्ट कर रहे हैं। वो लोग लाइफस्टाइल करेक्शन को बहुत अच्छे से, वो लोग वेलकमिंग है, वो लोग एडप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, आ रहे कर रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। पर हम लोग जिनके खुद के पास हम वो बोलेंगे ना कि ये परिस्थिति की विडंबना है। मैं कई बार वैद्यों के लिए या फिर पूरी हमारी जनरेशन या फिर पूरे भारत के लिए, मुझे ये शर्मनाक बात है हमारे लिए ऐसा बोलना, पर ये है कि हम ऐसे भिखारी हैं जिनके हाथों में सोने का कटोरा है और हम उस सोने के कटोरे से भीख मांग रहे हैं। तो ये आयरनी बोलेंगे इसको, कि हमें ये समझ नहीं है और हम घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, बट हमारे खुद के पास हम सब भूल चुके हनुमान हैं और हमें शायद जगाने वाले जामवंत अभी तक नहीं थे, पर अब जैसे मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। सद्गुरु कहता हूँ एग्जैक्टली, प्रदर्शन करने के लिए हमारे अंदर क्या शक्ति है उसको जगाने के लिए सद्गुरु की जरूरत डेफिनेटली होती है। आयुर्वेद को सीखने के लिए तो डेफिनेटली है। और वही सद्गुरु कोई न किसी रूप में आपके जीवन में आकर, सामान्य अगर आप वैद्य नहीं भी हैं तो आपको सही जीवन जीने की एक राह बता सकते हैं कि आप सही तरह से कैसे बढ़ सकते हैं। यही तो बात है ना कि हमारी थॉट जो है ना, उसको बहुत लिमिट किया गया जी। जो मॉडर्न या फिर अंग्रेजों का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम है ना, उसने हमें
पालतू घोड़े की तरह बना के रखा, जिसकी आंखों पर ऐसे पट्टी बंधी हुई है, तो वो ना दाएं देख सकता है ना बाएं, क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है। तो हम एक ही तरफ से दौड़े जाते हैं और हमारा टारगेट अचीव करने के पीछे जाते हैं। आपने बोला अभी कि जो लोग लेट करियर की वजह से लेट मैरिड करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे भी लेट होते हैं, ये सब चीज़ें, तो ये कुछ नहीं, बस वो एक रेस में हमें दौड़ाया गया है, क्योंकि हमें बताया गया है कि सक्सेस मीन्स दिस, इससे आगे कुछ और है नहीं। बिल्कुल। और जो ये सदगुरु वाली बात या फिर भटकने वाली बात हम कर रहे थे, उसमें भी यही पार्ट है कि वो जो अंग्रेजी एजुकेशन की बात करते हैं या फिर एक मोनोटोनस थिंकिंग, रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग, रूढ़िचुस्त ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, विचारधारा, उसी की ये बदौलत है कि हम सदगुरु मतलब एक धोती कुर्ता चोला पहने हुए, बड़े से तिलक, बड़ी सी माला, ऐसे किसी आदमी को हम सदगुरु मानते हैं या फिर मानना चाहते हैं, या फिर उसी परिवेश में हम उनको देखते हैं। आपके सदगुरु आपके साथ में रह सकते हैं, आपके बाजू में बैठ सकते हैं, आपके साथ चाय पकौड़े खा सकते हैं, आपके साथ सब तरह की बातें कर सकते हैं, जरूरी नहीं हर बार ज्ञान ही दे, पर वो जो सिखाए वो सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। कुछ लोग अंदर से, आत्मा से, शरीर से, अपने जीवन से सदगुरु का चोला धारण करते हैं, ऊपर से कोई भी कपड़े पहने हो जरूरी नहीं है कि वही सदगुरु हो सकता है। उनके बारे में तो क्या ही बोलना है, पता ही है सब चीज़ें, हर साल न्यूज़ में एक ना एक सदगुरु तो बिल्कुल आते ही है। सदगुरु से मेरा मतलब, जो सदगुरु आप समझ रहे हैं वो नहीं है, सदगुरु मतलब जो हमें सत्य की पहचान कराए वैसे गुरु, तो सही मार्ग पर लेके चलें अपनी उंगली पकड़ के। जैसे अभी हम देख रहे हैं आजकल गर्भ संस्कार का बहुत चल गया है आजकल, और चलना भी चाहिए एक्चुअली, वो सही चीज़ है, एकलौती सही चीज़ जो लग रही है फ़िलहाल के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जब हम 9 महीने एक बीज की अच्छे से सेवा करेंगे तो वो 90 साल का पेड़ अच्छा से तैयार होने वाला है। तो जो गर्भ संस्कार की बात हो रही है, तो क्या गर्भ संस्कार के साथ साथ गर्भाधान की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि गर्भाधान ही तो उस चीज़ का बेस होना चाहिए ना, पर गर्भाधान की बात कोई उतने अच्छे से कर नहीं रहा है और गर्भ संस्कार की ही सिर्फ बात होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंसेप्शन हो रहे हैं वो एक्सीडेंटल कंसेप्शन है। गर्भाधान पर भी तो प्रॉपर होना चाहिए, एक अच्छे से तैयारी करके उसको समझाना चाहिए। वैद्य हमको, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गर्भ संस्कार से ज़्यादा गर्भाधान पर फोकस करें। ये इसमें कारण भी यही है कि अब गर्भ संस्कार के लिए जो लोग प्रमोट कर रहे हैं वो क्वालिफाइड वैद्य है ही नहीं, वो कोचिस टाइप है। जो इसके अधिकारी हैं, जो आयुर्वेदिक वैद्य हैं, वो गर्भ संस्कार अलग तरीके से ही कराते हैं। मेरे ध्यान में कोई ऐसे गर्भ संस्कार एक्सपर्ट नहीं है जो बिफोर कंसेप्शन अपना काम शुरू ना करते हैं, बराबर। तो गर्भाधान उसमें इंक्लूडेड ही होता है। हम एक श्लोक है, ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजाना, बराबर। तो ऋतु मतलब ऋतुमती, क्षेत्र मतलब गर्भाशय या एरिया, अम्बु ओम और बीज शुक्र, ये 4 चीज़ें, जैसे बाहर जमीन, पानी, बीज, बराबर, ये सब चीज़ें अगर इकट्ठा होती है तभी खेत खलिहान में धान अच्छे से आएगा, तभी वो खिलेगा। सिमिलरली एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा सा सिद्धांत है, मेरे सदगुरु हमेशा उस चीज़ को बताते हैं कि यावन तो ही लोके भावन तावन तो ही दे। जो चीज़ बाहर है सेम वैसी की वैसी शरीर के अंदर भी होती है। तो 4 बीज मतलब 4 चीज़ें बेसिक नेसेसरी जो है वो 4 अगर वहाँ पर क्लब होती है तभी वहाँ पर नया पेड़, नया पौधा या धान खलिहान खिलेगा। सेम हमारी बॉडी के अंदर भी अगर हम अपने जैसी एक नई पीढ़ी या अपनी जैसी नई चीज़ उत्पन्न करना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ों का मिलना जुलना और हेल्दी होना, गर्भ संस्कार या गर्भाधान में इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और बीज, ये चारों चीज़ें बहुत ही सुपर नेचुरल हो, बहुत ही हेल्दी हो। वो होगी तभी आने वाली पीढ़ी बहुत सही तरीके से अपना कर्तव्य निर्वहन कर पाएगी। एक बाहुबली मूवी बहुत फेमस हुआ था पिछले साल, उसमें राजमाता शिवगामी जब क्या बाहुबली की वाइफ का नाम क्या था? देवसेना,
देवसेना। देवसेना, यस। तो देवसेना का चयन जब करती है जी। तो उससे पहले बहुत सारे अलग अलग राजकुमारी के फोटोग्राफ देखती है। बहुत अच्छे से बताती है कि इसके आंखों में वो चमक नहीं है कि ये इतने महान माहेश्वरी साम्राज्य की राजमाता बन सके और अपना वारिस ऐसा चुन सके जो माहेश्वरी का राजा बन सके। इसमें वो कैपेसिटी नहीं है। तो ये क्या था? बहुत पहले से ये चीज़ हमारे रूढ़ी में ही थी। हम एज अ मेल जब लड़की देखने के लिए जाते हैं तो और ही चीज़ें देखते हैं, सही बात पर है। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ये सब वही चीज़ देखकर लड़की को पसंद करते थे कि इसका घर कैसा है, इसके परिवार के वाले कैसे, इसके माता पिता क्या करते हैं, वो खुद क्या करती है, इसका रिचुअल कैसा है, उसके फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं। या इतना तक गुजरात में हम कहते हैं और आई एम श्योर बाकी सब जगह पे भी ये चीज़ होगी कि वो गाँव कैसा है, क्योंकि उस गांव के कुएं का पानी उसने पिया है तो कैसी हो। हम जो ज़्यादा वो नहीं होते चंट है तो मैंने इतनी घंटियों का आटा खाया हुआ है, बराबर, मैं इतने गांव घुमा हूँ, इतने जगह जगह का पानी घाट पिया घाट का हुआ, पानी घाट पिया। घाट का पानी पिया है। तो ये क्या है? हाँ। मतलब शुद्धि को कहीं ना कहीं हमने एडल्ट्रेट उस तरह से किया है। मिसकंसेप्ट किया गया, बट ये बिल्कुल। शुद्धि की बात है कि इतनी चीज़ें तो मैंडेटरी है, प्राइम है कि यही सब चीज़ें आपके ऋतु क्षेत्र और अम्बु बीज को शुद्ध बनाएगी। अगर वो शुद्ध होगा तो ही आने वाली पीढ़ी सच में आपके मोक्ष का कारण बनेगी, आपको, आपके पितृओं को मोक्ष प्रदान करेगी, सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम करेगी। हमारे यहाँ भरत जिसके नाम से था भारत जी। बना, तो वो ऐसे कहा जाता है, पता नहीं वो सही होगा कि गलत, बट मैं तो ऐसे है कि आई एम अ फर्म बिलीवर, मैं मानता हूँ सब चीज़ें कि हाँ है ही। बिल्कुल। तो भारत ने शेर के दांत गिने हुए थे, ऐसे वो पूरी पोएम हमने पढ़ी है, भरत नानोबाड़ ये सीना गणे दांत, ये तो केवी भारत अजब ने तेरी बात। शेर की पूरी दंतावली गिनी है Exactly, उस yes, छोटी सी उम्र में, yes. जिनके तो उनके खुद के कैसे? दांत नहीं आए हैं जब हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के। प्रहलाद की बात, जी। उसकी माता जो है वो गर्भधारिणी, वो तो पूरा राक्षस था। उस समय कैसे प्रहलाद जैसी पीढ़ी आई, बराबर। तो ये सब चीज़ें गर्भदान का ही पार्ट है और वो डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। और आई एम श्योर आप अगर क्वालिफाइड वैद्य को अप्रोच करेंगे तो वो बिफोर कंसेप्शन प्लान करेगा, ना कि आफ्टर कंसेप्शन जो गर्भ योगा या ये एक्सरसाइज और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या फिर कुछ अलग अलग तरह के मेडिटेशन या फिर यूट्यूब कोर्स जो होते हैं, इट्स बुलशिट। वो गर्भ संस्कार है ही नहीं। आपको लगता है कि आप मेयरली 7-8 हज़ार रुपये का एक सब्सक्रिप्शन या यूट्यूब का वीडियोस का पेड सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और सिर्फ वो हेडफोन लगा के सुनते जाएंगे और आपका बच्चा बहुत पावरफुल आ जाएगा, ऐसा है नहीं। गर्भ संस्कार उसको बोलते ही नहीं है। बिफोर कंसेप्शन प्लान करो, बीज शुद्धि, शरीर शुद्धि, ये सब चीज़ें होने के बाद जब कंसेप्शन हो, हर एक महीने के लिए सुश्रुत आचार्य ने अलग अलग तरह की दवाइयाँ, अलग अलग चीज़ों के प्रोसीजर्स, अलग अलग तरह की पंचकर्म, ये सब चीज़ें बताई हुई है। और वो जब फॉलो करते हैं हमें रिजल्ट विजिबली दिखता है। बिल्कुल। एज अ वैद्य हमारी प्रैक्टिस में भी कई बार पेशेंट्स आते हैं और वो खुद से ही बोलते हैं कि हमें गर्भ संस्कार कराना है। तो ये कह सकते हैं कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए काफ़ी कुछ हो रहा है और अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स, जिनको जैसा आपने बताया कोचेस हैं और जिनको वास्तविकता में गर्भाधान क्या है, गर्भ संस्कार क्या है, उसकी ज्ञान नहीं होते हुए, तो एज अ वैद्य हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है शायद कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें कि गर्भ संस्कार गर्भाधान के पश्चात नहीं, गर्भाधान के पहले से शुरू होता है। विवाह के बाद से, जैसे विवाह हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार होते हैं, अलग अलग षोडश संस्कार होते हैं, तो उसमें ही गर्भाधान संस्कार भी आता है और उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो गर्भाधान संस्कार के बारे में पहले बात करनी चाहिए। तो आप सभी लोग सुन रहे हैं, इस बात को समझिए कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन उस तरह से आए जैसा आपने सोचा था, महापुरुषों की जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें शायद ही कोई महापुरुष अभी इस समय आए हैं या कुछ भी हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं इस तरह की चीज़ें हों तो अपने नज़दीकी वैद्य से संपर्क करें, उनसे पूछें कि ये वास्तविकता में प्रोसीजर होता कैसा है। आहार विहार, पथ्य अपथ्य से लेके एक एक छोटी से छोटी डिटेल वो एक अच्छे तरह से आपसे बात करके निकाल कर आपको बताने वाले हैं। यही कि उससे पहले आपको अप्रोच करना है, व्हेन यू आर प्लानिंग, तब आपको ये सब चीज़ें करेक्ट करनी है, अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करनी है। उसके बाद आपको प्लान करना है, कंसीव करना है और उसके बाद 9 महीने तक लगातार गर्भ संस्कार को फॉलो करना है। बिल्कुल।
सर अभी आपके दो आपके प्रोग्राम्स हैं जिन पे अलग अलग आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर हम देख रहे हैं लगातार। एज अ वैद्य हम लोग देख पा रहे हैं, एक शीलनम सतत क्रिया करके है और एक संजय उवाच करके है। तो शीलनम सतत क्रिया क्या वैद्यों के लिए एक्सक्लूसिव है और संजय उवाच क्या सामान्य जनता के लिए है, या इन दोनों में कुछ आप अलग अलग तरह से बताने वाले हैं? डेफिनेटली शीलनम सतत क्रिया तो एक्सक्लूसिवली फॉर वैद्य स्टूडेंट्स। जो लोग ये हुआ कि हम जो कुछ भी हम वी आर द आउट प्रोडक्ट, या बेटर टू से कि वी आर द फाइनल प्रोडक्ट, या फिर वी आर चेंजिंग ड्यू टू द सिचुएशन, या फिर जो चैलेंजेस हमारे पास आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इवॉल्व होते हैं। तो शीलनम सतत क्रिया जो है ना, इट्स माय इवोल्यूशन जर्नी, कि जहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ चीज़ें सिखाने की शुरुआत की थी। मेरा मोटो इंस्टाग्राम पर कुछ और करने का नहीं है। मैं सिर्फ वैद्यों को खासतौर पे स्टूडेंट्स या प्रैक्टिसिंग वैद्य जितने भी हैं उन लोगों को सिखाने का काम करता हूँ। मेरा और कोई मकसद उससे नहीं है। मेरी प्रोफाइल या रील आप देखेंगे तो मैं वहाँ से कुछ और चीज़ें नहीं करता हूँ, सही आयुर्वेद की बात करता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आयुर्वेद की बात सिर्फ और सिर्फ सही आयुर्वेद के साथ। तो जो सही आयुर्वेद है, जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बारे में मैं सिखाता हूँ बच्चों को। पर कुछ ना कुछ लेक्यूनाज रहते थे कि मैं ओपनली वो सारी चीज़ें, केस, मेडिसिन, क्योंकि उसके भी बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट है कि पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन शुरू करते हैं, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। सेल्फ मेडिकेशन किसी को भी नहीं करना चाहिए। इवन मैं तो बोलता हूँ कि वैद्य भी अगर बीमार है तो ही और शी नीड्स टू सीक हेल्प फ्रॉम कलीग, बिल्कुल दूसरे वैद्य को। और मैं ये नहीं बता रहा, ये चरक खुद बताते हैं कि एक वैद्य को भी खुद की चिकित्सा खुद से नहीं करनी चाहिए। देयर इज नथिंग टू अशेम्ड अबाउट। तो क्योंकि आपकी धातु अवस्था ठीक नहीं है तो आप कैसे खुद के लिए सही औषध चूज कर पाएंगे? तो इसलिए दूसरे की मदद लेनी। तो सेल्फ मेडिकेशन तो वैद्यों के लिए भी परिहार्य है। तो फिर आप तो फिर भी सामान्य व्यक्ति है, आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं पता, तो डेफिनेटली आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, वैद्य से ही लेना है। तो शीलनम सतत क्रिया में मैं इस चीज़ को बताता हूँ जो कि हिडन है। बहुत सी चीज़ें सिखाई नहीं जाती कॉलेज में या कहीं पर भी। प्रैक्टिस किस तरह से करनी है वो बात नहीं बताई जाती। तो प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं, किस पेशेंट को, किस केस को किस तरह से डील किया जाए, था से इति प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, जो क्लिनिक ज़ीरो से कैसे सेटअप करना है, वो सब चीज़ों में मैं पर्सनली उनकी हेल्प करता हूँ। बट उसके लिए जो प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म मुझे मिलना चाहिए था वो ओपनली मैं नहीं बता सकता था। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल की वजह से वो एक चीज़, एक क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम हमारे लिए प्रिपेयर हो गया, जिसमें मैं ऑन एंड ऑफ मेरी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग लाइव करता हूँ। कुछ टॉपिक्स लेते हैं, कुछ फीडबैक्स लेते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, केस डिस्कशन होता है, प्रोसीजर, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, औषधि दर्शन में जो बाहर मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए जाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं शीलनम सतत क्रिया में दिखाता हूँ। तो वो जो है वो पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव फॉर बड़ी वैद्यस और स्टूडेंट्स के लिए ही है। संजय उवाच जो है वहाँ पर हमारे दो एस्पेक्ट हैं। एक, वी आर प्योरली केटरिंग द वैद्य कम्युनिटी ओनली, जिसमें हम कुछ तरह के अलग अलग कोर्सेज रखते हैं, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जैसे हेयर हेल्थ, डायबिटीज़ फ्री, मेंटल हेल्थ, स्लीपिंग पैटर्न के लिए, फीमेल के लिए पिंक वेदा करके हमने चीज़ सोची हुई है, जिसमें उनको मेंसेस से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। बेसिक से एजुकेशन, किस तरह की आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, तो वो जनरल अवेयरनेस और जनरल आयुर्वेदा आप रूटीन में किस तरह से अडेप्ट कर पाते हैं, उस तरह के कोर्सेज हम संजय उवाच पर लॉन्च करते हैं। तो वो दोनों के लिए है, बट मोर ओवर वो लेमेन के लिए, उसमें संजय उवाच में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और शीलनम सतत क्रिया एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर वैद्य कम्युनिटी ओनली। वो इंस्टाग्राम पर मेरे वॉल पर बायो में आप देख सकते हैं। तो इसी तरह सर बेसिकली वही बात है जहाँ से हमने शुरुआत करी थी कि समर्पण, जैसा कि हमने बात करी कि आप 7 वर्ष से लगातार वो कर रहे हैं। तो अभी जाकिर खान का एक बहुत ही अच्छा सा वो लाइन बड़ी फेमस हुई है कि आप अच्छा बोलते रहिए, वो बड़े की उम्मीद करते रहिए, क्या पता ऊपर वाला कब आपको तथास्तु कह दे। तो इसी तथास्तु सीरीज़ में भी सर वैद्यों के लिए स्पेशली तथास्तु सीरीज़ करते हैं, जिसमें हम बडिंग वैद्यों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सीख सकते हैं चीज़ें, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और से सारा कुछ, कि आप एग्जैक्टली क्या बात है, कैसे होने वाली है, और पूरे दिन आप एज अ वैद्य खुद को आप कैसे नर्चर करने वाले हैं, उस पर बात होती है।
तो उसी से साथ और फिर मैं वही बात बोलूँगा, समर्पण सब कुछ है। आप तर्क करते रहिए, तर्क करना नहीं रोकना है, तर्क करना जिंदा व्यक्ति की पहचान होती है। आप तर्क करते रहिए, पर आस्था बहुत ज़रूरी है, समर्पण बहुत ज़रूरी है। तो यही क्लोजिंग स्टेटमेंट मेरा ये रहेगा जी कि हम जब चावल पकाते हैं ना, जी तर्क को अगर हम एक इंसिडेंट के साथ जोड़े तो कैसे रहेंगे? क्योंकि पतीले या कुकर में हम चावल पका रहे हैं, तो चावल पका है कि नहीं पका, उसके लिए आपको सिर्फ चावल को, अगर आप एक्सपीरियंस है तो चावल को देखने की ज़रूरत है, और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो चेक करने के लिए आप एक दाना उठा के दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चावल चढ़ चुके हैं। फिर हर एक दाना दबा दबा के देखेंगे तो फिर खाएंगे क्या? सही बात। तो भूखा मरने से अच्छा है एक बार एग्जामिन कर लिया कि संहिता या आयुर्वेद सही है गलत है, क्या सही है क्या गलत है, वो चीज तर्क का विषय है ही नहीं। तर्क में तो आपकी मति प्रत्युत्पन्न होनी ही चाहिए, ऐसा तो विमान स्थान चरक में भी बताया हुआ है। बिल्कुल बराबर, तो तर्क तो युक्ति संगत ही होना चाहिए। किसी को गलत साबित करने के लिए आप कुतर्क कर रहे हैं तो फिर तो वो होने वाला ही है, मतलब वो तो आप कभी भी नहीं मान सकते। आप तो डिनायल स्टेज से शुरुआत ही कर रहे हैं। व्यर्थ वितंडा में समय गंवाने से अच्छा है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद जो मानना है जैसे चेक करना है करते रहिए। बट मेरा मानना ये है कि एक चीज अगर सही है तो पूरा का पूरा ग्रंथ सही है, तो भजनाम भजनाम जपनाम जपनाम। तो एज अ वैद्य हमें सैद्धांतिक चिकित्सा करनी चाहिए, और एज अ सामान्य व्यक्ति या एज अ रोगी मैं कह सकता हूँ कि अपने नज़दीकी वैद्य से जाइए, बात करिए, और वो आपको सैद्धांतिक चिकित्सा देंगे। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है, तो जड़ से इलाज वास्तविकता में सैद्धांतिक चिकित्सा से ही संभव है। तो जड़ से इलाज करने के लिए जड़ को जानना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि हम करते ही वही है कि हम जड़ पर तो पहुंचते ही नहीं है, सीधा ट्रीटमेंट के ऊपर पहुंचते हैं, तो फिर कैसे जड़ से इलाज हो सकेगा? बिल्कुल। थैंक यू सर, आपसे इस बारे में बात करने का काफ़ी समय से मन था, और बहुत से बच्चों के प्रश्न भी थे जो हम लोगों ने बातों बातों में कुछ इस तरह से निकालने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न बच्चों तक और जो सामान्य जनता है जिनके मन में अलग अलग प्रश्न आयुर्वेद को लेकर उठते हैं या मिथ्स उठते हैं, वो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में धीरे धीरे टूटेंगे और आयुर्वेद का विकास होता रहेगा। नमस्कार। नमस्कार सर।